Hi everybody, my name is Aradhya Gupta and you all are welcome on Law Vita. In this video we are going to discuss the topic of international law and we'll be discussing here the relationship between international law and municipal law. International law और municipal law या फिर हम कह सकते हैं domestic law, इनके बीच में क्या relationship है, इनका क्या संबंध है, हम उसको देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है और म्यूनिसिपल लॉ क्या होता है. अच्छा, उससे पहले इंटरनेशनल लॉ के बाकी लेक्चर्स पढ़ने हैं, समझने हैं, तो उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग आराम से वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं. और इन सारे लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो उसके लिए दो ऑप्शन है. हमारे इंस्टाग्राम पेज lawvita_80 को फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलो इंटरनेशनल लॉ क्या होता है. Oppenheim says it defines international law as a law of nation, or international law is a name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by the civilized nations in their relations with each other within a community, which by common consent of this community shall be enforced by the external power. देखो क्या कह रहे हैं हम लोग, इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशंस भी कहते हैं. ये वो एक बॉडी है किस चीज़ की, कस्टमरी या कन्वेंशनल रूल्स की. जो कस्टम बेस्ड रूल्स हैं, जो कन्वेंशनल, जो ट्रेडिशनल, जो कॉमन यूजुअल रूल्स हैं, ठीक है, जो कि बाइंडिंग कंसिडर किए जाते हैं आपस में. जितने भी वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं उनके बीच में, वो कोई भी ट्रीटी कर रहे हैं, वो कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, वो कोई भी तरह का रिलेशनशिप अपने बीच में मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको कैसे परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू किया जाएगा, उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं, कुछ बॉडी है, ठीक है, वो बाइंडिंग होती है, वही कहलाती है इंटरनेशनल लॉ. इसके अलावा इट ऑल्सो बीइंग बाइंडिंग विद इन अ कम्युनिटी. जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनेस्को है, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं. ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो कलेक्टिव एक्शंस लेती हैं स्टेट्स हैं उनके टूवर्ड्स, ठीक है, इट्स आई कैन से इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो जो भी कंट्रीज़ उन कम्युनिटीज़ को बाय कॉमन कंसेंट अग्री करते हैं टू बी द पार्ट ऑफ देम, ठीक है, जो कि सम एक्सटर्नल पावर से इन्फोर्स होती हैं, रन की जाती हैं, तो वो भी जो है इन इंटरनेशनल लॉ से ही रन होती हैं. इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो उन कम्युनिटीज़ के ऊपर भी लीगली बाइंडिंग होते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. मुख्य बात क्या है, ये लॉ ऑफ नेशन है, बॉडी है कस्टमरी कन्वेंशनल रूल्स की, जो कि बाइंडिंग होती है ऑन ऑल द सिविलाइज नेशंस इनके रिलेशंस में, जो कि अगर किसी भी कम्युनिटी में ज्वाइन होते हैं बाय द कॉमन कंसेंट, ठीक है, विच इज इन्फोर्स्ड बाय एक्सटर्नल पावर. क्लियर. ओके, दूसरी तरफ म्यूनिसिपल लॉ क्या है, तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग द ऑर्डिनेंसेज और द अदर लॉज विच आर एप्लीकेबल विद इन अ सिटी, टाउन और लोकल गवर्नमेंट एंटिटी. ठीक है, म्यूनिसिपल लॉ या फिर हम इसको इंटरनल लॉ या डोमेस्टिक लॉ कह सकते हैं. ये वो ऑर्डिनेंसेस होते हैं, ये वो ऑर्डर्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जो कि कंट्री के विद इन जो है, जो अथॉरिटी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा बनाया जाता है. अलग अलग लेवल्स होते हैं, सिटी के लिए अलग होते हैं, टाउन्स के लिए अलग होते हैं, स्टेट्स के अलग होते हैं, कंट्री लेवल पर और एट दी होल अलग होते हैं. तो वो लॉज जो कि कंट्री को रन करते हैं, उसकी एंटिटीज़ को गवर्न करते हैं, उन्हें कहलाते हैं म्यूनिसिपल लॉ. सो इट्स अ एक्ट मेड by legislature or the law making authority of a state which is applicable to that state alone. तो वो लीगल अथॉरिटी, वो लेजिस्लेचर जो कि उस स्टेट के लॉज बनाने के लिए एम्पावर्ड है, ठीक है, वो जो लॉज बनाती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम, उन एक्ट्स को कहते हैं, उन लॉज को कहते हैं म्यूनिसिपल लॉ. ठीक है, समझ में आ गया. अब इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, म्यूनिसिपल लॉ क्या होता है. चलिए, इन टुडेज टाइम विद द पैसेज ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंजेस द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैज़ इंक्रीज्ड and it is not only determining and controlling the relation of states but also the relation of members of international community. आज के डेट में जैसे जैसे चेंजेस हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन और कई जितने भी क्या कहते हैं डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, तो इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप है वो बढ़ चुका है. अब वो सिर्फ स्टेट्स के विद इन या स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन है सिर्फ उन्हीं को कंट्रोल और मेंटेन नहीं करते हैं. एट द सेम टाइम जो भी मेंबर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं स्टेट्स, उनके रिलेशनशिप्स को भी डिटरमाइन करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं. द रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल and municipal law are prominent. Certain theories have been propounded to explain the relationship between the two. तो इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही prominent है. prominent मतलब बहुत ही crucial है, बहुत important है. कुछ certain theories हैं जो अलग अलग jurists ने, अलग अलग theorists ने suggest की हैं, propose की हैं इनके relationship के regard में. They are basically 5: monistic theory, dualistic theory, theory of specific adoption, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी एंड डेलीगेशन थ्योरी. इन सभी थ्योरीज़ की जो प्रिंसिपल है वो अलग अलग हैं. ठीक है, और रिलेशनशिप, इन दोनों के रिलेशनशिप को ये अलग अलग ढंग से आर्टिकुलेट करते हैं. शुरुआत करते हैं मोनिस्टिक थ्योरी से. मोनिस्टिक थ्योरी यूनिटी ऑफ लीगल सिस्टम.
मोनिस्टिक थ्योरी जो है वो कहते हैं ना कि एकजुटता को, मोनिस्ट का मतलब ये होता है कि सिंगल पावर या फिर यूनाइट, बीइंग यूनाइट, तो ये एकजुटता को प्रमोट करती है कहीं ना कहीं। इसके अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल लॉ, म्यूनिसिपल लॉ है, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। वॉट इज इट सेइंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी? एक्सपोनेंट्स कौन होते हैं? वो पर्सन जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देम इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ आर इंटीमेटली कनेक्टेड विद ईच अदर। जो इसके थियोरिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये दोनों ही जो लॉज हैं, ये दोनों जो बॉडीज़ हैं, ये आपस में क्लोजली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। दे आर द टू ब्रांचेज ऑफ यूनिफाइड नॉलेज ऑफ लॉ विच आर एप्लीकेबल टू ह्यूमन कम्युनिटी इन सम और द अदर वे। सही बात है, हम इंटरनेशनल लॉ बना रहे हैं तो भी हम ह्यूमन कम्युनिटी को ही टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं के वेलफेयर के लिए वो बनाए जा रहे हैं। चाहे हम म्यूनिसिपल लॉ बना रहे हैं तो एक स्टेट के विद इन, एक इंडिविजुअल स्टेट के विद इन जो भी ह्यूमन कम्युनिटी है, जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके लिए ही हम बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों ही ब्रांचेज हैं, ये एक यूनिफाइड नॉलेज ऑफ लॉ, एक सिंगल नॉलेज ऑफ लॉ के ब्रांच हैं अलग अलग, जिन दोनों का जो एप्लीकेबिलिटी है वो अल्टीमेटली ह्यूमन कम्युनिटी के ऊपर ही होती है, चाहे अलग अलग मैनर में हो। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। All laws are made for individuals. The difference is that municipal is binding on individuals and international is binding on the states. तो ये थ्योरी क्या कहती है कि सारे ही लॉज अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स के लिए ही बनाए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए ही बनाए जाते हैं। डिफरेंस इतना है कि म्यूनिसिपल लॉ जो है वो इंडिविजुअल्स पर बाइंडिंग होता है, जो स्टेट के विद इन जितने लोग रहते हैं, और इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल लॉ वो अलग अलग स्टेट्स के टूवर्ड्स बाइंडिंग होता है, ठीक है। स्ट्रेक क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू स्ट्रेक, इंटरनेशनल लॉ इज अ पार्ट ऑफ स्टेट म्यूनिसिपल लॉ एंड देयरफॉर डिसीजंस कैन बी गिवन बाय म्यूनिसिपल कोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ जो है वो म्यूनिसिपल लॉ का, एक कंट्री का जो म्यूनिसिपल लॉ है उसका पार्ट होता है, और इसीलिए म्यूनिसिपल जो इतनी भी कंट्री की कोर्ट्स होती हैं वो इंटरनेशनल लॉ की जो भी थ्योरीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो डिसीजंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजंस दे सकते हैं एक कंट्री के जो भी कोर्ट्स होते हैं वो, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री की हाई कोर्ट जो है वो कोई भी अगर किसी केस में डिसीज़न दे रही है तो वो इंटरनेशनल लॉ के कोई रूल्स को कंसिडरेशन में ले सकती है और फिर अपना डिसीजन दे सकती है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द मोनिस्टिक थ्योरी सेज। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ओ कर्नेल, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉज इज ह्यूमन वेलफेयर वेदर इट इज स्टेट म्यूनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। अल्टीमेटली लॉज का जो ऑब्जेक्टिव है, जो विधि है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका ऑब्जेक्टिव यही है ना कि ह्यूमन वेलफेयर हो, मनुष्य का सुधार हो, ठीक है, वेलफेयर हो। तो चाहे वो स्टेट म्यूनिसिपल लॉ से हो चाहे इंटरनेशनल लॉ, सो अल्टीमेट एम इज़ ओनली द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू केल्सन, ऑल नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ सुपीरियर टू म्यूनिसिपल लॉ। केल्सन के अकॉर्डिंग जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो म्यूनिसिपल लॉ से सुपीरियर होते हैं, हायर होते हैं, ठीक है, ऊंची उपाधि पे होते हैं। म्यूनिसिपल लॉज दैट आर इनकम्पैटिबल विद इंटरनेशनल लॉ ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज एज इनवैलिड एंड डू नॉट अप्लाई। और इसीलिए जो भी म्यूनिसिपल लॉज अगर इंटरनेशनल, किसी भी इंटरनेशनल लॉ के इनकम्पैटिबल है, मतलब डिसअग्रीड है, उसके अपोज में है या उससे डिफरेंट है, और ठीक है, कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध जा रहा है, तो ऐसे जो म्यूनिसिपल लॉ है वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है, इनवैलिड रिकॉग्नाइज हो जाते हैं और फिर वो कहीं भी अप्लाई नहीं होते हैं। दस आज पहले तो ये था कि दे आर कंसिडर्ड टू बी सेपरेट, पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ म्यूनिसिपल लॉज पे भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट अपना देता है, ठीक है, रोल प्ले करता है। इसलिए म्यूनिसिपल लॉ को इंटरनेशनल लॉ के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ही अपने लेजिस्लेशंस को फ्रेम एंड अडॉप्ट करना होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी गाइस मोनिस्टिक थ्योरी, ये पहला थ्योरी था, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है? डुअलिस्टिक थ्योरी। दिस थ्योरी टीचेस दैट नेशनल एंड इंटरनेशनल आर टू सेपरेट लीगल सिस्टम विद द सेम इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये थ्योरी कहती है कि ये दोनों ही लॉज अलग अलग हैं, ये सेपरेट लीगल सिस्टम हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों ही लॉज की कुछ सेम इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दिस टू सिस्टम्स हैव डिफरेंट लीगल सोर्सेज। ये दोनों ही, यहाँ पे देखो, मोनिस्टिक में दोनों चीज़ों को यूनिफाई किया जा रहा था और यहाँ डुअलिस्टिक में दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही लॉज को, सिस्टम्स को सेपरेट कंसिडर किया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि इन दोनों ही जो सिस्टम ऑफ लॉज हैं इनके डिफरेंट लीगल सोर्सेज होते हैं। नेशनल लॉ या फिर म्यूनिसिपल लॉ इज़ यूज फॉर इशूज़ इनसाइड अ स्टेट ऑफ, एंड इंटरनेशनल लॉ इज़ यूज फॉर सॉल्विंग द
प्रॉब्लम्स विद इन 2 स्टेट्स। देखो म्यूनिसिपल लॉ जो है वो स्टेट के अंदर जितने लोग रहते हैं, स्टेट के अंदर जो भी इश्यूज़ हैं उनके, उसको डील करता है, उसको सॉल्व करने के लिए रूल्स बताता है, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉज क्या होते हैं? वो लॉज हैं जो कि बिटवीन द 2 स्टेट्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है ना। म्यूनिसिपल लॉ स्टेट के अंदर है और इंटरनेशनल लॉ 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जो है अपनी प्रिंसिपल्स और अपने रूल्स को फॉर्मुलेट करता है और उसको डिफाइन करता है, राइट। Dualistic view was developed by prominent German scholar Trippel in 1899। और ये जो dualistic view है, dualistic theory है इस relationship के context में, वो जर्मन स्कॉलर थे ट्रिपेल। उन्होंने 1899 में इसको डेवलप किया था। ट्रिपेल के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ एग्जिस्टेड ऑन सेपरेट प्लेन्स, द फॉर्मर गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द लेटर गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड स्टेट्स। इंटरनेशनल लॉ म्यूनिसिपल लॉ दोनों ही अलग अलग सिस्टम्स हैं, ठीक है। दे आर नॉट वन एंड द सेम, दे आर डिफरेंट। और इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल रिलेशंस को गवर्न करता है और म्यूनिसिपल लॉ जो है इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में जो भी डीलिंग्स हैं उनको गवर्न करता है, उसके रिलेशनशिप को गवर्न करता है, ठीक है। दिस वॉज बीइंग सेड बाय ट्रिपेल। Further, this theory was later followed by jurists like Ancelotti and Stark। फिर ये जो डुअलिस्टिक थ्योरी है ये कुछ और थ्योरिस्ट ने भी इसको अडॉप्ट किया, फॉलो किया। स्टार्क ने क्या कहा? स्टार्क सेड द मेन फाउंडेशन ऑफ दिस थ्योरी इज दैट म्यूनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ टू डिफरेंट। हर जगह एक ही बात बोल रहे हैं कि दोनों लीगल सिस्टम अलग हैं। इन्होंने भी यही बोला बिकॉज द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम स्टेट म्यूनिसिपल लॉ। एक तरीके से जो उसकी डीलिंग है, जो उसकी वर्किंग है वो अलग है, उसका फाउंडेशन जो बेस है वो अलग है, उसका नेचर अलग है, ठीक है। दस दे आर 2 डिफरेंट लीगल सिस्टम। और एंजेलोटी ने क्या कहा? द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ म्यूनिसिपल लॉ इज इन कंप्लायंस ऑफ लॉ इनेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यस, while the principle of international law is pacta sunt servanda, which means that is to honor the agreements which are executed between the states। देखो इन्होंने क्या कहा, एंजेलोटी ने कहा कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना म्यूनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ का, ये अलग अलग है। म्यूनिसिपल लॉ कौन इनैक्ट करता है? स्टेट लेजिस्लेचर्स इनैक्ट करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट इनैक्ट करती है हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में कहें, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, स्टेट असेंबलीज होती हैं, वो इनैक्ट करती हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल लॉ पैक्टा सन्ट सर्वेंडा के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पैक्टा सन्ट सर्वेंडा एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है दैट एग्रीमेंट्स मस्ट बी कैप्ड। बहुत फेमस है ये कि एग्रीमेंट्स मस्ट बी कैप्ड मीन्स कि इफ़ देयर विल बी नो रूल एग्जिस्ट देन देयर विल बी नो इंटरनेशनल एग्रीमेंट, देयर विल बी नो इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच वुड बी बाइंडिंग और इन्फोर्सेबल। तो ये उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो स्टेट्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो भी ट्रीटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उनको इन्फोर्स कराता है, उनको बाइंडिंग स्टेटस प्रोवाइड कराता है इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो इन दोनों के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अलग अलग हैं, ये बताया था एंजेलोटी ने, ठीक है। तो ये हो गया आपका डुअलिस्टिक थियोरी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, ठीक है। तो ये 2 थ्योरी समझ में आ गई। देखो तीसरा, थियोरी ऑफ स्पेसिफिक अडॉप्शन। What does it say? International law cannot be directly enforced in the field of state law। ये कहते हैं कि आप इंटरनेशनल लॉ को डायरेक्टली स्टेट लॉज में इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। इन ऑर्डर टू इन्फोर्स इट इन द फील्ड ऑफ म्यूनिसिपल लॉ इट इज़ नेसेसरी टू मेक इट्स स्पेसिफिक अडॉप्शन। अगर हमें इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को स्पेसिफिकली अपने म्यूनिसिपल लॉ में अडॉप्ट करना है या इन्फोर्स कराना है तो ज़रूरी है कि पहले हम उनको स्पेसिफिक अडॉप्शन करें, उस इंटरनेशनल लॉ को हम अडॉप्ट करें अपने कंट्री के अंदर। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन हेग कन्वेंशन 1970, वियना कन्वेंशन एंड टोक्यो कन्वेंशन 1975। इन कन्वेंशंस पे बेस्ड है ये थ्योरी, वहाँ से डिराइव हुई थी। एक केस है द जॉली जॉर्ज एंड बैंक ऑफ कोची 1980। सो इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट any agreement does not become the part of Indian constitution automatically, but the positive commitment of state parties inspires their legislative actions। इस केस में ये बोला गया था कि कोई भी एग्रीमेंट मतलब ऑटोमेटिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनता है, वो तब हमारे इंडियन लीगल सिस्टम का पार्ट बनता है जब हमारी कंट्री जो है वो कमिटमेंट करती है ऐसे किसी तरीके के लॉज को, ऐसे किसी तरीके की ट्रीटीज़ को। पॉजिटिव कमिटमेंट ऑफ स्टेट पार्टीज इंस्पायर देयर लेजिस्लेटिव एक्शंस। जब हमारी कंट्री यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ के जो रूल्स हैं, वहाँ के जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की जो एथिक्स हैं, हम उनको बाय डिफ़ॉल्ट
कमिट करते हैं और फिर वही चीज़ हम अपने इंडिया में जो लॉज बना रहे हैं उनमें भी, अपने लेजिस्लेटिव एक्शन में भी उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये था इसका इस केस में ये हेल्ड हुआ था। ओके, वी आर हैविंग वन मोर केस, श्री कृष्ण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1964. So in this case it was decided that wherever the court interprets the domestic municipal law, it should be taken into consideration that it doesn't go against the international law. इस केस में कोर्ट ने बोला कि जहाँ पर भी कोर्ट जो है किसी भी डोमेस्टिक लॉ को, किसी भी इन कंट्री के लॉ को इंटरप्रेट कर रही है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रही है, तो वहाँ पे उस कोर्ट को इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट में कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं देना है। इंटरनेशनल लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ही उस इंटरप्रिटेशन को इन फ्रंट लाना है या डिसीजन में इंश्योर करना है। ठीक है, सो इन शॉर्ट आपको इंटरनेशनल लॉ को भी कंसिडरेशन में लेना है, अगेंस्ट में नहीं जाना है। राइट, तो ये एक जो थ्योरी थी ये क्या कहती है कि आप तब तक कोई भी आपका इंटरनेशनल लॉ आपका म्यूनिसिपल लॉ का पार्ट नहीं बनता है या उसमें कवर नहीं होता है जब तक आप उसको स्पेसिफिकली अडॉप्ट नहीं करते हो। समझ में आ गई ये तीसरी थ्योरी? चलो, फोर्थ थ्योरी इज थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. So the exponents of this theory states that for the application of international law in the field of municipal law, the rules of international law have to undergo the transformation. Without transformation, they cannot be applied in the field of municipal law. ये थ्योरी कहती है कि अगर किसी भी इंटरनेशनल लॉ को हमें म्यूनिसिपल लॉ के अंदर, हमारी कंट्री के लॉज के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है, कवर करना है, तो ज़रूरी है कि वो जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं वो पहले उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए। ट्रांसफॉर्म किस सेंस में कि वो हमारी कंट्री के वैल्यूज़, हमारी कंट्री के सिस्टम, हमारी कंट्री की कंडीशंस के रूप में उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए अकॉर्डिंगली। उसके बाद ही हम उनको अपने म्यूनिसिपल लॉ के फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ मस्ट, ये थ्योरी ये कहती है। बिना ट्रांसफॉर्मेशन के कोई भी इंटरनेशनल लॉ म्यूनिसिपल लॉ में अप्लाई नहीं हो सकता है। स्ट्रेक सेज दैट द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कैन बी अप्लाइड व्हेन दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डोमेस्टिक लॉ इज़ नॉट नेसेसरी इन एवरी केस। लेकिन स्ट्रेक का ये कहना है कि हाँ, हर बार मतलब कि इंटरनेशनल लॉ को पहले आपको ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है डोमेस्टिक लॉज में, तभी वो अप्लाई होंगे। ये हर केस में ये नेसेसरी नहीं है, बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होना यही चाहिए। पर हाँ, स्ट्रेक ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो एवरी केस में, बट हाँ, मोस्ट केसेस में ऐसा होना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ पहले ट्रांसफॉर्म किया जाए अपने कल्चर, अपने कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग और फिर उसको अप्लाई किया जाए। ठीक है, दिस इज़ थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. And here we are having the last theory, theory of delegation. So according to the exponents of this theory, as per the statutory rules of international law, the powers have been delegated to the constitution of the different states to determine or to ensure that how and to what extent international law will become applicable in the field of municipal law in accordance with the procedure and systems which are prevailing in each state in accordance with the constitution. तो ये theory ये कहती है, इस theory के exponents ये कहते हैं कि international law के जितने rules हैं, जो statute बेस्ड रूल्स हैं, उन्होंने हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट होता है जो पूरी कंट्री के गवर्नमेंट को रन करता है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको ये डेलीगेटेड पावर दी होती है, ठीक है, कि वो इंश्योर करे कि कितने एक्सटेंट तक और कैसे इंटरनेशनल लॉ म्यूनिसिपल लॉ के फील्ड में अप्लाई होगा इन अकॉर्डेंस विद कि उस स्टेट की क्या प्रोसीजर्स हैं, उस स्टेट का क्या प्रिवेलिंग लॉ सिस्टम है, उसके बेसिस पे। तो ये डेलीगेटेड पावर इंटरनेशनल लॉ के जो स्टैट्यूटरी रूल्स हैं वो हर कंट्री के, हर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को देता है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के रूल्स, इस तरीके के प्रोविजंस इम्बाइब करे कि कैसे इंटरनेशनल लॉ जो है किसी भी सर्कमस्टांस में उस स्टेट के अंदर अप्लाई किया जाएगा और कितने एक्सटेंट तक किस नेचर में किया जाएगा। ये कहती है थ्योरी ऑफ डेलीगेशन। समझ में आया? बहुत ईजी थी। इंटरनेशनल लॉ म्यूनिसिपल लॉ में क्या डिफरेंस है वैसे तब तक समझ में आ गया है। सो इंटरनेशनल लॉ इज़ लार्जली बट नॉट ऑल टुगेदर कंसर्न विद द रिलेशन अमंग द स्टेट्स। सो इंटरनेशनल लॉ लार्जली क्या कंसर्न करती है, क्या इसका मेन फोकस रहता है? दैट टू कंट्रोल द रिलेशन बिटवीन द स्टेट। जितने भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके जो आपस में रिलेशनशिप्स हैं, चाहे किसी भी तरीके का हो, कोई ट्रीटी को लेके हो, कोई एग्रीमेंट्स हो रही हैं, कोई कम्युनिटी का वो पार्ट है, कोई ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो उन सब में उनका रिलेशन जो है वो मेंटेन करता है इंटरनेशनल लॉ। वेयर एज म्यूनिसिपल लॉ कंट्रोल द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स विद इन अ स्टेट एंड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड स्टेट्स। ठीक है, एक स्टेट के अंदर जितने इंडिविजुअल्स हैं उनके रिलेशनशिप को मेंटेन कंट्रोल करता है और स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में भी रिलेशनशिप को म्यूनिसिपल लॉ कंट्रोल
कंट्रोल करता है। लॉ ऑफ नेशन दैट इज अ इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ नॉट अबव बट बिटवीन द सॉवरेन स्टेट्स। क्या क्या कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो कोई सुप्रीम लॉ नहीं होता है किसी भी स्टेट के ऊपर, बट इट अकर्स बिटवीन, ठीक है, ये सारे स्टेट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। वेयर इज म्यूनिसिपल लॉ इज अ लॉ ऑफ सॉवरेनिटी ओवर द इंडिविजुअल सब्जेक्टेड टू हिज वे। और म्यूनिसिपल लॉ क्या है, ये सॉवरेन लॉ होता है, ये सुप्रीम अथॉरिटी होती है म्यूनिसिपल लॉ कंट्री के अंदर, जो कि उसके इंडिविजुअल्स को, उसके सब्जेक्ट्स को डील करता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ के बीच में। अभी इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, इंटरनेशनल लॉ नो लॉन्गर कॉन्स्टिट्यूट अ स्फेयर ऑफ लॉ टाइटली सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्फेयर ऑफ नेशनल लॉ। टुडे इंटरनेशनल लॉ हैज़ हैड अ ह्यूज डेली डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन नेशनल लॉ। अब ऐसा नहीं है, पहले हुआ करता था कि हाँ इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल ऐसा है कि स्ट्रिक्ट बाउंड है कि सिर्फ वो अलग अलग कंट्रीज़ के रिलेशन को ही डील करता है, उसी स्फेयर में वर्क करता है। आज के डेट में इंटरनेशनल लॉ हर म्यूनिसिपल लॉज में भी एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट देता है, और डेली डे टू डे केसेस में, डे टू डे डीलिंग्स में इंटरनेशनल लॉ इज नो लॉन्गर जस्ट इंटरपोटेस्टेट्स, मतलब लॉ बिटवीन द स्टेट, रादर इट ऑल्सो एम्ब्रेसेस द इंडिविजुअल्स नाउ। अब ये सिर्फ इस थ्योरी, इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है कि ये सिर्फ लॉ बिटवीन द स्टेट है, बल्कि आज के डेट में ये इंडिविजुअल्स को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इंटरनेशनल लॉ इज इंक्रीजिंगली बिकम अ जस्ट इंटर पार्ट्स, means a body of law governing relation among the subject in a horizontal manner rather than a just super part law governing from above, ठीक है। आज की डेट में जो इंटरनेशनल लॉ है वो जस्ट इंटर पार्ट्स, मतलब वो ऐसा लॉ बनता जा रहा है जो कि हर कंट्री में हॉरिजॉन्टली उनके सब्जेक्ट्स के साथ उनके रिलेशनशिप को गवर्न कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा लॉ, ऐसा रूल्स का सेट बन चुका है, ऐसी बॉडी बन चुकी है, मतलब कंट्रीज़ के अंदर जो उसके सब्जेक्ट्स हैं उनके संग भी हॉरिजॉन्टली गवर्न कर रहा है, रादर देन पहले क्या था, इट वाज जस्ट सुपर पार्ट, मतलब एक ऐसा लॉ था जो कि ऊपर से गवर्न कर रहा है सारी कंट्रीज़ को, पर उसकी जो वो पोजीशन थी कहीं ना कहीं अब इट इज़ चेंजिंग टूवर्ड्स जस्ट इंटर पार्टिस, ठीक है। समझ में आ गया ये। कोर्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल टुडे इन इंश्योरिंग अ कंप्लायंस एट नेशनल लेवल विद द इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड्स। आज के डेट में कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हों, चाहे कंट्रीज़ की स्टेट कोर्ट्स हों, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, सबसे मास्टर रोल वो प्ले कर रही हैं, जो भी डिसीजंस केसेस में किसी भी लॉ को जब इंटरप्रेट करती हैं, उसमें इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको कंप्लायंस दी जाती है, उनको कंसिडरेशन देते हैं, ठीक है, उस अकॉर्डेंस में डिसीजन देते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फिर वो रिलेशनशिप को ज़्यादा जस्टिफाई करते हैं। सो कोर्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन दैट मैनर, ठीक है। तो ये था आपका रिलेशनशिप। एक कंक्लूजन में हम एक केस देखते हैं। इट वॉज चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड अदर्स वर्सेज मिसेस चंद्रिमास दास एंड अदर्स, 2000 का केस है। In this case, Supreme Court observed that international conventions and declarations as adopted by United Nations have to be respected by all the signatory states, and meaning given to the words in such declaration have to be such as would help in effective implementation of those rights. इस केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस हैं, जितनी भी डिक्लेरेशंस हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, उन सबको, जितनी भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, मतलब जितनी भी उसकी सिग्नेटरी स्टेट्स, सिग्नेटरी बॉडीज़ हैं, उन सबको, उन सारे ही डेक्लेरेशंस को, उन सारे ही कॉन्वेंशंस को अडॉप्ट करना चाहिए, उन सारी ही चीज़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस जो भी ह्यूमन राइट्स और बाकी जनरल राइट्स जो भी इंश्योर करता है, उनको इम्प्लीमेंट कराने में, उन डेक्लेरेशंस में जो भी कहा गई है बात, उसको इफेक्टिवली इंश्योर कराना चाहिए, उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। एट द एंड बोथ द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल लॉ, म्यूनिसिपल लॉ आर एसेंशियल एंड कॉमनली सपोर्टिव एंड ऑल्सो सोशलाइज विद ईच अदर इन एन अप टू डेट कंटेक्स्ट इन रिलेशन टू मनी इशूज़। आज के डेट में जो दोनों ही सिस्टम, इंटरनेशनल लॉ हो चाहे म्यूनिसिपल लॉ हो, एक इसेंशियल और सपोर्टिव सिस्टम्स बन चुके हैं, जो किसी भी तरीके के इश्यूज़ होते हैं कंट्रीज़ के विद इन, कंट्रीज़ के बीच में, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बीच में, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने में, डे टू डे जो भी इश्यूज़ होते हैं उन सबको डील करने में दे प्ले अ वेरी एक्टिव एंड क्रूशियल रोल। गाइस, ये हो गया आपका रिलेशनशिप इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ का। मुझे लगता है इससे ज़्यादा और कुछ क्या ही हो सकता है, सब कुछ हो गया इसमें, मीनिंग हो गया, रिलेशनशिप हो गया, डिफरेंस हो गया, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं, फिर केस देख लिया, कंक्लूजन देख लिया। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। कुछ और रह रहा है तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए और बाकी लोगों के संग शेयर करिए, ठीक है।
वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए, लेक्चर्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए एक रेड कलर का बटन होता है, उसको क्लिक करना होता है, ठीक है। तो दिस वॉज इट एवरीवन, हैव अ गुड डे, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। आई विल मीट यू अप सून विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लीगल कंटेंट। बाय बाय।